हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आपका साइंस स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स में 2 वीडियो दिया था आप लोगों को। आप लोगों ने पसंद किया, कमेंट भी किया, बहुत अच्छा लगा। अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं और आज मैं इस लेसन 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, साइंस स्टडी के वीडियो में जाएंगे सेक्शन में, और वहां से इकोनॉमिक्स का आप मेरा 2 वीडियो देख सकते हैं। तो इसको देखने से पहले आप उसे भी देख लेंगे तो बहुत बेहतर से समझ पाएंगे और हर प्रश्न का जवाब आप आराम से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 जैक बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट लेसन 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ये सब कुछ पॉइंट हैं। अगर इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप इकोनॉमिक्स का लेसन 1 समझ गए हैं। तो हमने आपको पिछले 2 वीडियोस में अर्थशास्त्र की परिभाषा डिफाइन किया था, आवश्यकता, परिभाषा, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र, आर्थिक समस्या और कारण, चयन की समस्या, ये मैं आपको बताया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में ये 3 को बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय समस्या, इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। गौर कीजिए, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, कोर प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं। फिर वही बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। आप कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह समस्या केवल हमारी समस्या नहीं, यह समस्या केवल आपकी समस्या नहीं, यह समस्या हमारे अर्थशास्त्र की भी है। तो अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या यह है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। और इसके अतिरिक्त भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति के पास साधन उपलब्ध हो जाए, साधन मीन्स जिससे वो प्रोडक्शन कर सके, पैसा। मान लिया जाए कि किसी उत्पादक के पास साधन उपलब्ध हो जाए और वह उत्पादन करना चाहे, तो फिर उस व्यक्ति के पास 3 समस्या तुरंत सामने आ जाती है और वो तीनों समस्याएं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, कोर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरह से समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप उसे डिफाइन कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? कहिए, सुनिए, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? मैं आपको बताता हूं। साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत हैं। सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह समस्या केवल आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि यह समस्या अर्थशास्त्र की भी समस्या है। यह भी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या मानी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी समस्याएं हैं जिसे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहते हैं। मान लिया जाए कि एक उत्पादक के पास साधन उपलब्ध हो जाए और वह उत्पादन करना चाहे, तो वैसे समय में उसके पास फिर 3 समस्याएं सामने आती हैं। वो तीनों समस्याएं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहलाती हैं। वो तीनों समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है यहां तक? तो पहला समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए? क्या उत्पादन किया जाए? ठीक है। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए? कैसे उत्पादन किया जाए? और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए? किसके लिए उत्पादन किया जाए? ये 3 समस्या है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। बस आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रहे। तो पहली समस्या अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। सुनिए,
अगर आपके पास साधन उपलब्ध हो जाए तो आप क्या उत्पादन करेंगे? हर व्यक्ति हर काम नहीं कर पाता है। अब मुझसे कहिएगा कि आप ये करो, मैं नहीं कर पाता, मैं ठीक पढ़ा पाता हूं, मैं कोई और काम नहीं कर पाता। तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही उत्पादन कर पाता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तो मैं आपको एक और डिफाइन कर देना चाहता हूं, शायद इस मैटर की गंभीरता को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पापा आपको 2 लाख रुपया दे दिए, कहे बेटा बहुत पढ़ लिख लिए, कुछ बिजनेस करो, लो 2 लाख रुपए। सोचो क्या करोगे? जिस दिन आपके हाथ में वो रुपए उस दिन आपकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आप सोचने लगेंगे कि ये 2 लाख रुपया से हम क्या उत्पादन करें। क्योंकि अगर मेरा ट्रैक सही नहीं होगा, अगर हम सही रास्ता नहीं चुनेंगे, अगर हम सही उत्पादन का क्षेत्र नहीं चुनेंगे, अगर हम सही बिजनेस के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो मेरा 2 लाख रुपया डूब जाएगा और हम करोड़पति से, लाखपति से खाटपति बन जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग चंद पैसों से स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को और करोड़ों में खेलते हैं, और कुछ लोग करोड़ों से स्टार्ट करते हैं और रोड पर भीख मांगते हैं। वजह क्या उत्पादन किया जाए, ये डिसीजन वो सही नहीं ले पाते हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए? फिर से एक बार, क्या उत्पादन किया जाए, ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। हर व्यक्ति अपने क्षमता के हिसाब से ही काम कर सकता है और कौन सा क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि साधन सीमित है और हमें उत्पादन भी करना है और साधन कहीं डूब ना जाए, तो कौन से क्षेत्र में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये एक बहुत गहन विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न को ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहते हैं। समझ पाए? फिर से एक बार सुनिए। अर्थशास्त्र की पहली केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहली आर्थिक समस्या है। इसके अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि एक उत्पादक अपने दुर्लभ साधनों को किस क्षेत्र में उत्पादन के अवसर पर लगाएगा, किस क्षेत्र में उत्पादन में वो इन्वेस्ट करेगा। ये एक बड़ा ही डिसाइडिंग पॉइंट है और ये एक बड़ा ही बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि साधन सीमित हैं और पैसा कहीं डूबे नहीं, इसका भी ख्याल रखना है। तो क्या उत्पादन कीजिएगा, सोचिए। आपने देखा होगा, अपने अगल बगल इर्द गिर्द के माहौल में देखा होगा, कुछ लोग कुछ रुपए से बिजनेस शुरू करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए से, और करोड़ों में खेल रहे हैं। और कुछ लोग करोड़ों से बिजनेस शुरू करते हैं और वो आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए, दैट इज द मेन इशू। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे हम अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहते हैं। पहला पॉइंट डील हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कैसे उत्पादन किया जाए। आप जो उत्पादन कीजिएगा, चलिए आप डिसाइड कर लिए कि हम ये उत्पादन करेंगे, तो कैसे उत्पादन कीजिएगा? टेक्नोलॉजी के आधार पर या मानव श्रम के आधार पर, घर परिवार के लोग द्वारा मिलकर उत्पादन कीजिएगा, या बाहर से मजदूर बुलाइएगा, टेक्नोलॉजी बुलाइएगा, बड़ा सा फर्म स्टैब्लिश कीजिएगा। वो कैसे होगा, उसका माध्यम क्या होगा? टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा या लेबर बेस्ड होगा? किस पर आधारित होगा आपका उत्पादन? दैट इज द सेकंड कोर प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है। तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। आप जो उत्पादन करने जा रहे हैं अपने सीमित साधनों से, किसके लिए करने जा रहे हैं, आप हमें यह बताइए। क्या आप समाज के कुछ लोगों के लिए करने जा रहे हैं, या अपने जिले के लिए करने जा रहे हैं, या पूरे देश के लिए करने जा रहे हैं? सपोज कीजिए, अगर आप खैनी का उत्पादन करते हैं, बीड़ी का उत्पादन करते हैं, गुटखा का उत्पादन करते हैं, तो आप समाज के कुछ खास नशाखोर वर्ग के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चावल का उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो आप पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो आपका दायरा कितना बड़ा है, आपका प्रोडक्शन का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, इस पर भी निर्भर करता है आपकी सफलता। तो आप किसके लिए उत्पादन करने जा रहे हैं, समाज के कुछ खास लोगों के लिए या पूरे देश के लिए? यह भी एक समस्या है। तो जब उत्पादन स्टार्ट करेंगे, आपके सामने ये 3 समस्या आपकी रात की नींद उड़ा देगी। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि कहीं मेरा 2 लाख रुपया डूब ना जाए। तो ये तीनों समस्याएं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहलाती है। कोई दिक्कत?
तो बोलिए अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन है? उत्पादन किया जाए, उत्पादन किया जाए, इसके लिए उत्पादन किया जाए, डिफाइन कर दीजिएगा। थोड़ा व्यवहारिकता सोचिए, व्यवहारिक सोचिए, बनिए, व्यवहारिक बनिए। आपको लगेगा कि मेरे पास 2 लाख रुपया है और बिजनेस करना है और यही मेरा लास्ट पूंजी है, अगर ये डूब गया तो हम क्या करेंगे, क्या करें? तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ पूरा केंद्रीय समस्या। अब इसी से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इसी बात को वो आपसे पूछेगा, क्या उत्पादन किया जाए से आप क्या समझते हैं? क्या उत्पादन किया जाए से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। हालांकि आप तो जान ही रहे हैं, तो फिर उसी बात को रिपीट कीजिए। क्या उत्पादन किया जाए अर्थशास्त्र की एक केंद्रीय समस्या है। यह अर्थशास्त्र की पहली केंद्रीय समस्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साधन सीमित हैं और हमारे आवश्यकताएं अनंत हैं। उत्पादन के अनेक क्षेत्र हैं। उत्पादन के उन अनेक क्षेत्रों में कहां हम अपने साधन को लगाएं ताकि हम सफल हो सकें, यह एक बड़ा ही विचारणीय और यह बड़ा ही क्रिटिकल प्रश्न है, जिसे हर उत्पादक को इसका सामना करना पड़ता है। तो जब साधन सीमित होते हैं और उत्पादन के क्षेत्र विशाल होते हैं, तो कौन से क्षेत्र में आप अपने साधन को लगाएंगे जहां से आप उत्पादन करें? तो क्या उत्पादन किया जाए, इसी टर्म को कहते हैं जो कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या मानी जाती है। दैट्स इट, ये खत्म हुआ। तो मेरे विचार से अब आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय समस्या किसे कहते हैं। मैं इंग्लिश बोर्ड के लिए भी आऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, मैं इंग्लिश में भी इसे पढ़ाऊंगा, पूरी इंग्लिश में इसे खत्म करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी में भी देख रहे हैं तो इंग्लिश को और अच्छी तरह से समझिएगा। मैं इंग्लिश में भी इस पूरे चैप्टर को समाप्त करूंगा, ठीक। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि आपके कमेंट में हमने देखा था कि आपने कहा था कि इंग्लिश बोर्ड कब आएगा। तो मेरा यकीन कीजिए, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर आप हिंदी में समझ जाते हैं हल्का फुल्का ना, तो जस्ट यही ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, ठीक है। और भी कुछ मैं बात आपको विशेष बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं लगातार आ पा रहा हूं, इसके पीछे क्या रीजन है, सब बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, जरूर देखिएगा, तब आपको एक टीचर की लाचारी और मजबूरी भी समझ में आएगी। अब एक है उत्पादन संभावना वक्र। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका प्रभाव आप पूरे इकोनॉमिक्स में देखिएगा, पूरे इकोनॉमिक्स में। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए, जाने दीजिए किताब में क्या लिखा हुआ है, आप मेरी बात को समझिए, केवल समझिए बस, ज्यादा नहीं। किताब में मत उलझिए, बहुत जटिल लिखते हैं किताब वाले, पता नहीं क्यों ऐसा लिखते हैं। छोटी सी बात है, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन इतना टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मचोड़ किया जाता है कि विद्यार्थी को डर लगने लगता है और वो टीचर के पीछे भागते हैं। चलिए मेरी बात सुनिए। अच्छा आप बताइए, आपके पास 2 लाख रुपया है, ठीक है, और आप उत्पादन करना चाहते हैं। तो आपके मन में आया कि भाई हम चावल का उत्पादन करें। एक संभावना है कि नहीं उत्पादन का, चावल का? हाँ है। चलिए आपके मन में यह भी आया कि नहीं थोड़ा गेहूं का भी उत्पादन हम करें। उत्पादन का 2 संभावना हुआ, एक चावल का, दूसरा गेहूं का। तीसरा संभावना है कि नहीं थोड़ा बिस्कुट का भी उत्पादन किया जाए, तो क्या हर्ज है, थोड़ा पैसा बिस्कुट में भी लगाया जाए। उत्पादन की 3 संभावनाएं। इस तरह से अनेक संभावनाएं हो सकती हैं जहां पर आप अपने सीमित साधन को उत्पादन में लगा सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यस, लगा सकते हैं। तो उन तमाम उत्पादन के संभावनाओं को जहां पर आप अपने सीमित साधन को लगा सकते हैं, उन तमाम संभावनाओं को अगर एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा दिया जाए तो उसे ही तो कहते हैं उत्पादन संभावना। क्या बोलिए, कुछ गलत बोले कहीं कुछ? चलिए एक बार फिर सुनिए। आपके पास साधन है, आप उत्पादन करना चाहते हैं, आप चावल का उत्पादन करना चाहते हैं। फिर मन में आया कि नहीं थोड़ा साधन लगाकर हम गेहूं का भी उत्पादन करें।
फिर आपके मन में आया कि नहीं, थोड़ा दाल मोठ का भी उत्पादन करें 2 लाख में थोड़ा थोड़ा बांट के। तो इन तमाम उत्पादन के संभावनाओं को अगर आप एक रेखा चित्र के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा ड्रॉ कर देते हैं, खींच देते हैं, दैट इज कॉल्ड उत्पादन संभावना वक्र। तो एक बार अच्छी तरह से आप समझिए, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन के अनेक संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। अगर उन तमाम उत्पादन के संभावनाओं को एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा दिया जाए तो उस रेखा चित्र को ही हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। मान लिया जाए तो उत्पादन संभावना वक्र आप समझ पाए? फिर से सुनिए, एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से अनेक प्रकार के उत्पादन को प्राप्त कर सकता है। उसके पास अनेक प्रकार की संभावनाएं होती हैं जिसे वो अपने सीमित साधन से पूरा कर सकता है। अगर वो उत्पादक उन तमाम संभावनाओं को एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा दे तो उसे ही हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास कुछ सीमित साधन है और जिसे वो गेहूं और चावल पर इन्वेस्ट करना चाहता है, लगाना चाहता है, तो वो जो संभावना बन सकता है वो किस प्रकार का होगा, उसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा आपको दर्शा के दिखाते हैं। देखिए, रेखा चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए, एकदम आराम से देखिए, ये है y, ये है o, ये है x, ये एंड सो ऑन, बहुत सारा हो सकता है। अब इस पर एक हम थोड़ा सा आप अच्छा से खींचिएगा, थोड़ा सा समय का अभाव है, अदरवाइज हम ठीक से खींच के आपको दिखाते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। कहने का अर्थ यह है कि ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व जो है ये इस बिल्डिंग को छूना चाहिए। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 एक मानक ले लीजिए। सपोज कीजिए ये आपका गेहूं है और ये आपका चावल है, ये आपका टन में है, ये भी आपका टन में है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति गेहूं और चावल का उत्पादन करना चाहता है, तो उसके पास उत्पादन का संभावना A क्या कह रहा है कि वो 20 टन गेहूं और 5 टन चावल का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, एक संभावना। क्या वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 10 टन चावल का और 15 टन गेहूं का करे? हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 15 टन चावल का और 10 टन गेहूं का कर सकता है? यस, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तमाम संभावनाओं को अगर इस रेखा चित्र के द्वारा हम मिला दें तो इसे ही हम क्या कहेंगे? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो वंस अगेन, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? उत्पादन संभावना वक्र से हम निम्नलिखित बातें समझते हैं। एक उत्पादक अपने सीमित साधन से अगर वह उत्पादन करना चाहे तो उत्पादन के अनेक संभावनाओं को वह प्राप्त कर सकता है। अगर उन तमाम संभावनाओं को वह एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा दे तो उसे ही उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर कहते हैं। मान लिया जाए कि एक उत्पादक अपने सीमित साधन से गेहूं और चावल का उत्पादन करना चाहता है, तो वो विभिन्न प्रकार के संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं, पा सकता है। इन तमाम संभावनाओं को अगर एक रेखा चित्र से, एक कर्व से हम जोड़ दें तो दैट कर्व इज कॉल्ड उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट्स इट। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा, हर साल उलट कर देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में, ये जरूर आता है। हो गया। अब इसी में एक बात और आती है, ये नतोदर क्यों होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है? नतोदर। एक क्वेश्चन है नतोदर, इसको हम लोग कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर अथवा अवतल क्यों होता है?
4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर अथवा अवतल क्यों होता है? तो सुनिए, इसी में आपका जवाब छिपा हुआ है, अगर आप समझ जाइएगा तो। उत्पादन संभावना वक्र अपने प्रकृति से ही, अपने स्वभाव से ही, अपने नेचर से ही नतोदर अथवा अवतल होता है अथवा दाहिनी ओर झुका होता है। याद रखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं बातचीत के क्रम में, अथवा दाहिनी ओर झुका होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्पादन संभावना वक्र किस तरफ झुकी होती है? बाएं, दाएं, सीधे, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहिएगा? बाएं से दाएं की ओर झुकी होती है। तो उत्पादन संभावना वक्र अपने नेचर से, अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव से ही दाहिनी ओर झुकी होती है, जिसे हम नतोदर अथवा अवतल कहते हैं। जो यह बतलाता है कि यदि एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से 2 या 2 से अधिक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना चाहे, तो यदि वह दूसरे प्रकार के उत्पादन को बढ़ाना चाहता हो तो उसे पहले प्रकार के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। और इसी कारण से, यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर अथवा अवतल कहलाती है। कोई दिक्कत? फिर से सुनिए, उत्पादन संभावना वक्र अपने स्वभाव से ही, अपने प्रकृति से ही नतोदर, अवतल अथवा दाहिनी ओर झुकी होती है। क्योंकि एक उत्पादक जब अपने सीमित साधनों से 2 या 2 से अधिक प्रकार के साधनों का उत्पादन का, वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता हो, तो उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर वह दूसरे प्रकार के उत्पादन को बढ़ाना चाहता हो तो पहले प्रकार के उत्पादन में उसे कमी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास साधन सीमित है। और इसी कारण से उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर झुकी होती है, नतोदर होती है अथवा अवतल होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपने ये समझ लिया, आप ये समझ लिए। एक विशेषता, आइए विशेषता को भी देख लेते हैं, बस इसी में सब देख लेंगे। विशेषता, आइए चलिए, अगर आप इसको रीड किए हैं तो आप विशेषताएं, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को लिखें, तो कहिए उत्पादन संभावना, बस ये फिगर आप याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे खींचिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, हो गया। बहुत बड़ा बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को लिखें। तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाईं ओर या ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती है, जो हमें यह बतलाती है कि यदि एक उत्पादक दूसरे प्रकार के वस्तु को अधिक बढ़ाना चाहता हो तो पहले प्रकार के वस्तु में उसे कमी करनी पड़ती है। पहला विशेषता। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु की ओर झुकी होती है। मूल बिंदु की ओर यानी कि ये धीरे धीरे जो है ये डाउन होता चला जाएगा, ऐसे मूल बिंदु की ओर झुकी होती है, मूल बिंदु की ओर झुकी होती है, ये चीज धीरे धीरे यहां पर आ जाएगा। मूल बिंदु की ओर झुकी होती है, जो हमें यह बतलाता है कि एक उत्पादक केवल दूसरे प्रकार के वस्तु के उत्पादन को अधिक प्राप्त करना चाहता है। तो दूसरा विशेषता क्या है? उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर झुकी होती है, जो हमें यह बतलाता है कि एक उत्पादक दूसरे प्रकार के वस्तु के उत्पादन को अधिक पाना चाहता है। 2 विशेषता हुआ। तीसरा, उत्पादन संभावना वक्र में हमें उत्पादन के अनेक संभावनाएं प्राप्त होती हैं। उत्पादन संभावना वक्र में हमें उत्पादन के अनेक संभावनाएं प्राप्त होती हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन, और भी आगे। तो बस 3 विशेषता। पहला विशेषता क्या बताइए? बताइए, चलिए हम बताते हैं। आप कैसे बताइएगा, आप तो केवल सुन रहे हैं ना। चलिए, बहुत गर्मी है। उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर झुकी होती है। क्यों भाई? समझिएगा, वीडियो को फिर रोक के एक बार सुन लीजिएगा, ठीक। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर झुकी होती है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे प्रकार के वस्तु को अधिक पाना चाह रहा है, साधन सीमित है। तीसरा, उत्पादन संभावना वक्र में हमें उत्पादन के अनेक संभावनाएं प्राप्त होती हैं। दैट्स इट, खत्म। यही तो था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जरूर पूछेगा, आनंद सर को याद रखिएगा। जब क्वेश्चन दिखेगा तो कहिएगा कि हाँ सही बताया था वो टीचर, ठीक। तो ये मिटाते हैं।
अब क्या आया बताइए, अब एक आ गया लास्ट में अवसर लागत, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। चलिए इसको भी बात बात में समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन आप उलट के देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा कंफर्म। बहुत गर्मी है भाई, काश आप टीचर की मजबूरी समझ पाते हो तो डिसलाइक नहीं करते, ये केवल आपके लिए आते हैं, क्या कहें। चलिए देखते हैं अवसर लागत। चलिए आप हमको बताते हैं, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप उत्पादन करना चाहते हैं, तो आपके पास उत्पादन के अनेक अवसर हैं कि नहीं। आप चाहिए तो दूध का बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहिए तो अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहिए तो चावल आटा का बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहिए तो ठेकेदारी कर सकते हैं, आप चाहिए तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहिए तो सूद पर लगा सकते हैं, आप चाहिए तो साइबर कैफे खोल सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यानी जब आपके पास साधन होते हैं तो आपके पास उत्पादन के अनेक क्षेत्र होते हैं, अनेक अवसर होते हैं जहां पर आप अपने साधन को पूंजी के रूप में, लागत के रूप में लगा सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन तमाम उत्पादन के अवसर को छोड़कर किसी एक अवसर क्षेत्र में अगर आप अपने पूंजी को लागत के रूप में लगाते हैं तो वह लागत कहलाता है अवसर लागत, ठीक है। जैसे आदमी बोलेगा कि भाई क्या करें, पैसा है, सोच रहे हैं बिजनेस करें, क्या करें, ठेकेदारी करें कि चावल आटा का दुकान खोलें कि जर्सी गाय खरीद लें कि साइबर कैफे खोलें। कुछ दिन के बाद आप उससे मिलिए, कहेगा क्या कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए कि नहीं, तो हाँ साइबर कैफे का बिजनेस खोले हैं। ओ यानी और सब जो संभावना था, अवसर का लाभ था, वो छोड़ दिया। बोला हाँ यार छोड़ दिए, क्या करते, 2 लाख में कहाँ नाचते। ओ यानी कि तमाम उत्पादन के अवसर को आपने छोड़कर किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक विशेष अवसर उत्पादन के अवसर में आपने जो पूंजी को लगाया लागत के रूप में, दैट लागत, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड अवसर लागत, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर एक बार सुनिए, क्योंकि भाई आपको लिखना है ना। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, जब एक उत्पादक के पास साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो उसके पास उत्पादन के अनेक क्षेत्र होते हैं, अनेक अवसर क्षेत्र होते हैं जहां पर वह अपने साधन को लगाकर उत्पादन कर सकता है। लेकिन अगर वह तमाम उत्पादन के अवसर क्षेत्रों को छोड़कर किसी एक उत्पादन अवसर क्षेत्र में अपने साधन को लागत के रूप में लगाता है तो वह लागत ही कहलाता है अवसर लागत। दैट्स इट। ये लेसन 1 आपका कंप्लीट हुआ, फुल एंड फाइनल। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आप बार बार इसको पढ़िए और समझिए, और हो सके तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिले। तो इस गर्मी में आकर, इस कोरोना पीरियड में आकर मैं फिर आपको नेक्स्ट लेसन के बारे में बता सकूं। मैं सोच रहा था, अब मैं काम की बात थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मुझे इंग्लिश भी पढ़ानी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है, इंग्लिश से इकोनॉमिक्स भी देखना है, फिर कंपटीशन का भी देखना है, और फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल भी देखना है, कॉमर्स का बीएसटी भी देखना है। ये सब मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सब सारा चीज मैनेज जो है यूट्यूब से नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा सहमत अगर हमसे हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा हमको कि क्या आप गूगल मीट पर इसे देखना चाहेंगे। गूगल मीट पर भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, क्योंकि होता यह है कि कैमरा यहाँ पे 3 से 4 टीचर हैं और सभी कैमरा एक ही कैमरा है। तो होता है कि सारे विषय को मैनेज नहीं कर पाते हैं और कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने से भी नहीं हो पाता है। तो गूगल मीट के लिए हम सोच रहे थे, अगर आपको अगर लगे कि गूगल मीट से होता ये कि हम रेगुलर आपको ले पाते, क्लास किसी भी समय ले पाते, रात के समय भी, सुबह के समय भी, दोपहर के समय भी। तो आप उससे जुड़ना अगर चाहिएगा तो आप हमको एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने में 2 शब्द लिखना होगा, यस या कुछ भी, जैसा आपको अच्छा लगे लिखिएगा। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बस लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, जैसा अच्छा लगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।